Hello viewers, once again I welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने को हूँ वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगा आज। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इसकी तरफ टॉपिक को डिस्कस करें, मैं आपके साथ एक छोटा सा केस जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। तो केस इस तरह से है, हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास दो बच्चे हैं और उनमें से एक का नाम है हमारे पास जी, आप कह लीजिए हिना, और दूसरा उसका भाई है अली। ठीक है, हिना और अली। सही। जब ये सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो इनके पापा इनको कुछ पॉकेट मनी देते हैं। ठीक है, वो सपोज कर ले चूँकि पापा देते हैं तो पापा तो बेटियों को ज़्यादा देते हैं, मामा हो तो वो बेटे को ज़्यादा देगी। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम समझने के लिए कि पापा जो हैं वो हिना को देते हैं 200 और अली को मिलते हैं 150। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप बनता है। सही। और वो क्या है, हम इसको इनके दरमियान रेशो ले लेते हैं। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान अभी हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ज़ीरोज़ जो हैं वो ज़ीरो से कट जाएंगे। अभी जो है वो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, रेशो का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, आपको पता होगा रेशो क्या होती है। सो इसको 5 के टेबल में मैं लेके जाता हूँ और इसको ये 5 4s are 20 एंड 5 3s are 15। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता। इससे हमें पता ये चलता है स्टूडेंट्स कि हिना को मिलने वाली मनी और अली को मिलने वाली मनी के दरमियान में एक रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, अगर सादा जो तरीन जो इनकी जो शक्ल बनती है वो ये है कि अगर अली को 3 रुपये मिले हैं तो हिना को 4 रुपये मिले होंगे। ठीक है जी। अगर ये उन दोनों क्वांटिटीज़ के, ये क्वांटिटी वो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, ये याद रखें, ये क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन है। हर 3 रुपये जो अली को मिलते हैं उनके बदले हिना को 4 रुपये मिलते हैं। इसी तरह अगर अली के 6 रुपीज़ हो जाएंगे तो इसके भी 8 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका जो है वो इंटरप्रिटेशन है। आपने इसके इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पिछली क्लासेस में ज़रूर हल किए होंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि क्लास तो केमिस्ट्री की है लेकिन सर ने आज आते ही जो वो है मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। इसका हमारे आज के लेक्चर के साथ एक रिलेशन बनता है, इसलिए मैंने इस केस को यहाँ पर डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट्स कर दीजिए। वीडियोस अच्छी लगी हैं और आप मेरे चैनल पे वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आपको रेगुलरली इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। मैं अपने चैनल पर 9th और 10th क्लासेस के फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाने को हूँ। ठीक है। सो अभी हम इस बात को यहाँ पर आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, मामला इस तरह से है कि मोस्टली स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, खुश्क समझते हैं, और असल में ये है नहीं। ठीक है, उसकी कुछ वजह है। वजह ये है कि इस केमिस्ट्री जो है वो बात करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, जिनको हम देख नहीं सकते, और इसके ऊपर फिर बड़ी बड़ी थ्योरीज भी मौजूद हैं। और बच्चे जो हैं या केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान रहते हैं कि ये हवाई बातें हैं, ये फजूल बातें हैं,
जो पढ़ा रहे हैं हमें नज़र तो आता नहीं है, ठीक है, पता नहीं ये किस तरह की बातें करते हैं बच्चे के जहन में। बच्चा बोलता नहीं है, स्टूडेंट्स आप बोल के हमें बताते नहीं, लेकिन हमें पता चलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज जो हैं वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है जी। क्यों कि वो पार्टिकल्स, वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स, फिर ऊपर से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, जब सवाल पूछने वाला बच्चे परेशान होते, कहते कि वो एटम्स तो नज़र नहीं आता, तो सर बीच में से इलेक्ट्रॉन कहाँ से नज़र आ गया, प्रोटॉन कहाँ से नज़र आ गया, न्यूट्रॉन कहाँ से नज़र आ गया। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, एटम्स जो हैं वो नेकेड आई से तो नहीं देखे जा सकते, तो अगर देखे नहीं जा सकते तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए। ये एक्चुअली हमें एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं, रिजल्ट्स बताते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, और ये आपको मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो जो मेरे चैनल पर थी, मैंने बताया था आपको कि साइंटिफिक नॉलेज यूं ही हमारे पास नहीं आ जाता, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, फिर मैनी टाइम्स रिपीट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स को ऑन डिफरेंट केसेस। रिजल्ट्स सेम आए तो हम फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो ये बातें हवाई नहीं हैं, ये बातें फजूल नहीं हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स गो के हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो यही बताते हैं कि ये मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो महसूस होती हैं। जब पत्ते हिलते हैं दरख्त पर लगे हुए तो हमें हवा नज़र तो नहीं आती, लेकिन बाहर लग रहा होता है कि बाहर हवा मौजूद है। पत्तों का हिलना हमें बताता है कि हवा मौजूद है, ठीक है। ये छोटी सी एग्जांपल से मैं उम्मीद करता हूँ समझ आपको आ चुकी होगी। आज हम आगे बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या बला है स्टूडेंट्स? छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात होती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह वगैरह को हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। तो फिर हमने जब इसको एटम की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने ये जाना कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। तो इतना छोटा कि हम इसको देख नहीं सकते। तो जब कोई बंदा ये कहता है कि हमने इसका मैस फाइंड कर लिया है, तो ये बात हजम नहीं होती। हम कहते हैं कि जो पार्टिकल दिखाई नहीं देता, नज़र ही नहीं आता, उसका मैस आप किस तरह कैलकुलेट करोगे। ये कोई फिज़िकल या कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं जिसको जाकर आप बैलेंस पे रखेंगे तो पता लग जाएगा 2 किलो है, 3 किलोग्राम है, ठीक है। ये हमें इस तरह की कन्फ्यूजन जो है वो रहती है, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, सेम केस जो आपका सोचना भी दुरुस्त है, और आप इस तरह के क्वेश्चन जहन में आना एक आम बात है, परेशान होने वाली बात नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास भी कुछ इसी तरह से है कि एटम के वो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो हमें दिखाई नहीं देते, तो फिर हम उनका मास किस तरह निकालेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हम किसी एटम को लें और उसका मास निकाल के बोलें कि ये 2 ग्राम है या ग्राम से ये इतना कम है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पार्टिकल्स तो दिखाई देते नहीं हैं। सो हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं जो हमें उनका एग्जैक्ट मास तो पार्टिकल्स का नहीं बताते, मगर कार्बन के एक एटम के साथ दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करके जो है वो उसका मास हमें पता चलता है। हम इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से ये मालूम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि अगर एक एटम है कार्बन का, तो दूसरे साइड पर किसी और एलिमेंट को आप रख दीजिए, एटम को रख दीजिए, तो हम ये बता सकते हैं कि कार्बन से ये कितने टाइम्स हैवियर और कितने टाइम्स लाइटर है, ठीक है। ये फैसिलिटी हमें मौजूद है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, अब आप जिक्र करेंगे, सोच रहे होंगे कि सर ने अचानक से बीच में कार्बन का ही जिक्र क्यों कर दिया, किसी और एलिमेंट की बात क्यों नहीं की। भाई
जिस तरह फिज़िक्स में हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपके पास एक गाज या मीटर पड़ा होता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड लेंथ होती है, उसके साथ हम कपड़े को जोड़ के मेजर करते हैं। अगर बड़ा है तो हम देखते हैं कि ये इस मीटर से कितने टाइम्स बड़ा है, अगर छोटा है तो ये देखते हैं कितने टाइम्स जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। सो वो जो रॉड है, वो जो मीटर रॉड है या फिर जो उसके पास जो भी मेजरिंग डिवाइस पड़े, दैट इज़ द स्टैंडर्ड, ठीक है। आप दुकान पे जाते हैं चीनी लेने के लिए, आप दुकान पे जाकर उसको कहते हैं भाई मुझे 1 किलोग्राम जो है वो चीनी चाहिए, तो वो आप देखेंगे पुराना तरीका तो यही था, अभी तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। जो बैलेंस होता था उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का स्टैंडर्ड मैस जो है वो डाला जाता था, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स वो बताता है कि जो शुगर हम ले रहे हैं, जो शॉपिंग बैग में हमारे लिए डाली जा रही है, वो स्टैंडर्ड मैस से कितनी ज़्यादा कितनी कम है, ठीक है। डालते जाते हैं, जब वो इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं जितना मैस इस स्टैंडर्ड मैस का है अब उतना ही इसका भी 1 किलोग्राम हो चुका, ठीक है। इसको कहते हैं कंपेयर करना, हम दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो हैं वो हमारी डेली लाइफ से हैं, आपको समझ आ रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो केमिस्ट्री में भी यही बात है जी, कार्बन बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहा है। जो एक शॉपकीपर के पास जाते हैं आप, तो वो जो ब्लैक कलर का स्टैंडर्ड मैस होता है वही रोल कार्बन का है। कार्बन को जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, IUPAC वाले उन्होंने इसको स्टैंडर्ड जो है वो कंसीडर कर रखा है। पहले जो थी वो हाइड्रोजन का एटम था, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन, और कार्बन भी सारे नहीं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स हैं। तो हमने वो वाला एटम लिया जो कार्बन 12 है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 12 है। ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कार्बन 12 जो है वो एक साइड पर रखा, और जिस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास हमको फाइंड करना है उसको दूसरे के साथ कंपेयर करके जो निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर आप ये कहें कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को हम जब देखते हैं उसको एटॉमिक मास जो है, अगर कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ठीक है, कार्बन 12 ये आइसोटोप का नंबर है और ये उसका एटॉमिक मास है 12, और मैग्नीशियम का है 24, ठीक है। अब ये कहाँ से भाई निकले, तो ये हमने कार्बन 12 जो है उसके साथ कंपेयर करके निकाले हैं, ठीक है। ये रेशो है, बिल्कुल वही वाला केस जो हिना और अली को दिए गए जो पैसे थे, रुपए थे, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, रिलेटिव एटॉमिक मास भी यही सेम रिलेशनशिप को शो करता है। किसके साथ, एक होता है इसमें कार्बन और दूसरा होता है वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास हमें फाइंड करना है। सो पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। चलिए, आप अपने बुक खोलेंगे तो आपको वहां पर भी ये लिखी हुई डेफिनेशंस ज़रूर दिखाई देंगी, ठीक है जी। सो इसके बाद आता है हमारे पास एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास हमें फाइंड करना है, एलिमेंट as compared to 1/12 mass of an atom of carbon 12 isotope। इसका जो ट्रांसलेशन है या इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे कैसे, बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग का मतलब ये देखें ना, जिस तरह हम दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे,
रिलेशनशिप निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। सो कार्बन 12 जो है, मैं बार बार कार्बन 12 से मुराद के वो वाला आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 है, क्योंकि एटॉमिक 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। हमने कोई भी आप एटम नहीं ले सकते कार्बन का, आप वो लेंगे जो कार्बन 12 है, ठीक है। कार्बन 12 वाला एटम लें और उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, उस एटम के साथ, ठीक है जी, 1/12। तो यानी कि कार्बन जो 12 है उसके आप 12 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, ठीक है। तो उसका एक जो पार्ट होगा, इसको मैं एंड पे ज़रा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इधर ही रहिए। तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 12, ये हमें पहले ही पता है। कार्बन के अंदर 6 एटम्स, 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो एटॉमिक मास जो होगा वो क्या आएगा, 12। सो मैग्नीशियम का जो है वो 24 है। वो कैसे भाई, जब हम कार्बन 12 की रेशो निकालेंगे 24 के साथ, तो ये रेशो बनेगी 1:2। तो हमें ये पता चलता है कि मैग्नीशियम का जो एटम है वो कार्बन से 2 टाइम्स हैवियर है, ठीक है। इसी तरह से हमने कार्बन 12 के साथ बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास एटॉमिक मास जो है वो हमने निकाला हुआ है, और वो एक रेशो की शक्ल में है, ठीक है। इसी रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। सो अगर आपके जहन में इस तरह की कन्फ्यूजन चल रही है कि उसको हमने किसी बैलेंस के ऊपर जाकर रखा और हमें पता चल गया मैग्नीशियम के एटम का मास इतना होता है, नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं। कार्बन के साथ कंपेयर करके, कार्बन के एटॉमिक मास के साथ रेशियो निकाल के जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जो मास उसका कैलकुलेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। सो ये एक रेशो का नाम है, याद रखिए। एंड पे जो बात आती है वो ये होती है कि हम चूंकि एक रेशो है, ठीक है, तो इसको किसी न किसी क्वांटिटी के साथ रिलेट तो करना लाजम है हमारे लिए। सो स्टूडेंट्स, इस रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट का हम इस रिलेशनशिप को, वैसे रेशो का यूनिट होता नहीं है, लेकिन रेशो के बाद जो क्वांटिटी हमारे पास आती है कैलकुलेट करने के बाद, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वर्ड, दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके साथ भी आप लिख सकते हैं 24 AMU, सही। सो आप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालिए, दैट विल बी 32, मेरा ख्याल है 16 होगा, हाँ जी, ठीक है। एल्यूमिनियम का निकाल लीजिए, कॉपर का निकाल लीजिए तो वो हो जाएगा 63। एल्यूमिनियम का निकाल लीजिए तो वो है 27, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो वो भी बिल्कुल जिस तरह मैग्नीशियम का हमने कंपेयर करके निकाला है कार्बन 12 के साथ, उसी तरह दूसरे एलिमेंट्स का भी एटॉमिक मास हमारे पास इसी तरह से निकल आएगा। स्टूडेंट्स, इनके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस के लिए आपको अगले चैप्टर्स में जाइए, वहाँ पर पीरियोडिक टेबल मौजूद होगा, तो आपको वो राउंड ऑफ करके आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। इनको याद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का आपके पास अच्छा नॉलेज हो, अगले सालों में केमिस्ट्री के साथ आपकी दोस्ती हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ों को एक दफ़ा याद ज़रूर कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। अगले जो हमारा पॉइंट है वो ये है स्टूडेंट्स कि ये जो AMU है वो तो ठीक है सर आपने लिख दिया, हमें पता चल गया यहाँ पर, लेकिन हमारी जो कॉमन जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, याद रखिए, मैथ्स को कैलकुलेट करने के लिए मोस्टली ग्राम यूज़ होता है। किलोग्राम फिज़िक्स में आएगा ऐसा यूनिट, लेकिन चूँकि वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, हम उसका जिक्र केमिस्ट्री में इस्तेमाल कम होगा। ग्राम्स को, स्मॉल क्वांटिटीज़ है ना, छोटी हैं, इसलिए हम ग्राम्स को मोस्टली यूज़ करते हैं। सो 1 AMU ये क्या होगा, ठीक है। कार्बन 12 लिया, उसके हमने 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है जी। तो हाँ, सो एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका स्टूडेंट्स हमारे पास जो बनता है तलक 1 AMU, ठीक है।
1 AMU को हम ग्राम्स की लैंग्वेज में जो एक्सप्रेस करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। इतने ग्राम्स हों तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 AMU। ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम का आपस में रिलेशनशिप इस तरह से है। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, मैं आगे चलते हैं हम थोड़ा सा एंड पर। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी बात कर लेते हैं। अगर हम जिस तरह कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हमने मैग्नीशियम को लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास AMU की टर्म में निकलेगा तो वो ये 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU। इसको वही वाला फार्मूला यूज करके अगर हम ग्राम्स में ले आए, दैट इज 9.106 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। आपकी बहुत सारी बुक्स में ये किलोग्राम्स में भी होगा, तो जैसे वो 10 को आप खुद से हैंडल कर लें, ठीक है, तो वो किलोग्राम्स में भी आ जाएगा, ग्राम्स में इस तरह से है। सेम जो केस है वो प्रोटॉन के साथ है। प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है, मास जो निकलता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज 1.0073 AMU। ये इसके साथ बनेगा, ग्राम्स में आएगा तो 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। सही। इसके साथ आ जाए एंड पे न्यूट्रॉन 1.0087 AMU, तो ये जनाब हमें देगा 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ब्रदराना मशवरा आपको ये है कि इनको आप इस्तेमाल करना है, चूँकि हमने आगे याद कर लीजिए प्लीज़। ठीक है जी, ज़बानी आपको ये चीज़ें वैल्यूज़ कुछ ही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं आपको होगा यहाँ पे, लेकिन कुछ याद करते रहेंगे तो आगे आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास की समझ आ चुकी होगी। AMU का भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर आप पूछेंगे तो। अगर आप पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही। सो कीप लर्निंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।